नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप लोगों से एक गुजारिश है मेरी कि आपके लिए त्योहार आपका एग्जाम ही है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़िएगा। चाहे दिवाली हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी त्योहार आपके घर में क्यों ना हो, न्यूज़पेपर आप लोगों को पढ़ना है। बाकी आप लोग बाकी सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं एक दिन दो दिन के लिए, ठीक है। कोई भी तरीका अपनाए पराली जलना तुरंत रुकना चाहिए, एक कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और एक आप देखते हैं कि हमारे देश में सर्वोच्च अदालत ही है जो आप देखते हैं कि हर जिम्मेदारी निभाती है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत उसकी स्थापना की बात कही गई है। अनुच्छेद 124 के तहत आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल रखी गई है। दिल्ली एनसीआर में बड़े वायु प्रदूषण पर केंद्र व राज्यों की सारी दलीलें सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने दिए निर्देश। कहा पराली जलने की घटनाओं से निपटने के लिए फौरी व दीर्घकालिक दोनों विकल्प पर किया जाए काम। और एक बात और आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली सरकार या राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार आरोप लगा रही है और राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन आप देखते हैं कि अपने जो कर्तव्य है उसे निभाने से बचते दिख रही हैं। पराली की अगर हम लोग देखिए बात करें तो क्या होता है पराली? पराली दहन धान गेहूं जैसे खाद्यान्नों की कटाई के बाद खेत की सफाई के लिए शेष जो अवशेष बचता है ना, या जिसे आप लोग पराली कहते हैं, उसमें आग लगाने की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग खेती किसानी से जुड़े हैं, डायरेक्ट जुड़े या इनडायरेक्ट। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि गेहूं के ऊपर की जो आप देखते हैं कि बालियां होती हैं उसे काट लिया जाता है, नीचे छोड़ दिया जाता है। धान को आप लोग देखते हैं कि बीज से काट लिया जाता है, नीचे छोड़ दिया जाता है। उसी को पराली कहते हैं, अवशेष कहते हैं, उसी में आग लगा दी जाती है। और इससे क्या रहता है कि आप देखेंगे पर्यावरण को नुकसान होता है। और इसमें आप देखते हैं कि मृदा गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है, मृदा की उत्पादन क्षमता भी घटती है, मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या करें, किसानों के लिए भी आप देखते हैं कि आसान होता है आग लगाना। और इसके अन्य विकल्प खोजे जा सकते हैं, जैसे आप देखिए जैव एंजाइम पूसा पूसा नामक जैव एंजाइम को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पराली दहन के एक समाधान के रूप में विकसित किया गया है। छिड़काव करते ही यह एंजाइम 20 से 25 दिनों में पराली को विघटित कर खाद में बदलना शुरू कर देता है, जिससे मृदा और भी बेहतर हो जाती है। और आप देखते हैं कि उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी या इस तरह का आप देखिए जो छिड़काव की बात हो रही है, किसानों तक इसकी पहुंच नहीं है या किसानों की इस तक पहुंच नहीं है। तो इसमें कहते हैं कि सरकार को भी आगे आना चाहिए। दूसरा एक है पेलेटाइजेशन। धान के पुआल को सुखाकर गुटिका या प्लेट्स में रूपांतरित किया जा सकता है, जिसे फिर कोयले के साथ मिलाकर थर्मल पावर प्लांट और उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हैप्पी सीडर। पराली को जलाने के बजाय हैप्पी सीडर नामक एक ट्रैक्टर माउंटेड मशीन का उपयोग किया जा सकता है, जो धान की डंठल को काटकर ऊपर उठाती है, खाली भूमि पर गेहूं के बीज रोपती है और फिर उसके ऊपर इन डंठलों को पलटकर पलवार करके एक तरह से बिछा देती है। लेकिन ये सब महंगी चीजें हैं, समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ इनोवेटिव मॉडल या एक अभिनव अभिनव प्रयोग है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गोठान स्थापित किए जाना शामिल है। गोठान प्रत्येक गांव में स्थापित 5 एकड़ आकार के भूखंड होते हैं, जहां पराली दान के माध्यम से अनुपयोगी पराली एकत्रित की जाती है और फिर प्राकृतिक इंजाम के साथ इनमें गाय का गोबर मिश्रित करके इन्हें जैविक खाद में बदला जा सकता है। और इसके अन्य वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं। पराली का अन्य कई तरीकों से भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे पशु चारा के रूप में, कंपोस्ट खाद के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में छप्पन निर्माण में, पैकिंग सामग्री के लिए, कागज तैयार करने के लिए या बायो एथेनॉल तैयार करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि इसका उपयोग हो सकता है, बिजनेस हो सकते हैं इससे। लेकिन वही है कि सरकार भी इसमें आगे आए तब तो। अमेरिका और भारत मिलकर बनाएंगे टैंक और युद्धक विमान। 2+2 वार्ता हुई है ना भारत और अमेरिका के बीच। और इसमें आप देखेंगे कि भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, और आप देखते हैं कि अमेरिका के भी रक्षा मंत्री विदेश मंत्री भाग लेते हैं। दोनों देशों के बीच नेताओं के बीच रक्षा सहयोग की रोड मैप पर विस्तृत चर्चा हुई है।
और संयुक्त कार्य समूह गठित करने का भी लिया गया फैसला। ऑस्टिन बोले भारत को MQ-9 ड्रोन देने का सही समय पर घोषणा करेंगे। ये वॉशिंगटन के प्रस्ताव को भारत ने स्वीकार भी किया। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज भवन में शुक्रवार को 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री, ये आप देख रहे हैं कि एंटी ब्लिंकन और उनके अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन, और आप देखते हैं भारतीय विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब हैं। 2+2 वार्ता में चीन के अतिक्रमण और आतंकवाद पर भी चर्चा हुई है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए भारत और अमेरिका ने रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने का फैसला किया है। और यह भी तय हुआ कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड को और गतिशील बनाया जाएगा। क्वाड में आप देखते हैं कि भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। आग से खेल रहे हैं राज्यपाल। ये पंजाब में राज्यपाल की ओर से विधेयक लटकाए रखने का मामला। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक था विधानसभा का जून का सत्र। राज्यपाल लंबित विधेयकों पर संविधान के मुताबिक कार्रवाई करे। तमिलनाडु के मामले में भी जारी किया नोटिस। एक बात आप लोगों से हमेशा मैं कहता हूं कि देखिए, केंद्र सरकार में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो आप देखते हैं कि वहां राज्य सरकार और राज्यपाल की भी तनातनी चलती रहती है। इसका उदाहरण आप लोग कहां, चलिए इसके लिए आप लोग पंजाब चले जाइए, आप लोग दिल्ली में उपराज्यपाल को देख लीजिए, फिर आप लोग कहां चले जाइए, आप लोग चले जाइए तमिलनाडु चले जाइए, अब कर्नाटक आ जाइए, पश्चिम बंगाल चले जाइए। यह आप देखते हैं हमेशा राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए तनातनी चलती रहती है। और राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 को पढ़िए। इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। और राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह अनुच्छेद 155-56 में कहा गया। अनुच्छेद 61 के अनुसार राज्यपाल के पास क्षमादान की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार या लघुकरण की शक्ति भी देखने को मिलेगी, तो ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक की अनुमति देने, अनुमति रोकने या अथवा उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति भी सौंपी गई है, ये भी याद रखिएगा। अब आप देखिए कि कर्नाटक आप लोग जाइए, कर्नाटक में आपको मालूम है कि थावरचंद गहलोत वहां के राज्यपाल बने हैं। वो बीजेपी के नेता थे। अब आप सोचिए कि बीजेपी के नेता है तो विचारधारा कैसी होगी और वो किसकी बात मानेंगे। भले ही आप देखते हैं कि राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, लेकिन केंद्र सरकार जिसे कहती है उसी को राज्यपाल बनाया जाता है। अब सेवानिवृत्ति के 3 महीने बाद तक खुलवा सकेंगे PPF खाता। ये आप देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है। बिहार में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है शीतकालीन सत्र में। और आप देखते हैं कि बिहार विधान परिषद में भी आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक के पारित हो जाने से राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों को सरकारी सेवाओं, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सीमा बढ़ जाएगी। इससे आप देखते हैं कि राज्य में कुल आरक्षण का दायरा 60% से बढ़कर 75% हो जाएगा। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने दोनों सदनों में विधेयक का समर्थन किया है। और आरक्षण का मामला ऐसा है कि इस पर कोई विपक्ष बोल भी नहीं सकता है, विरोध भी नहीं कर सकता है, वरना उसे उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब सेवानिवृत्ति के बताया और हम पन्नू की धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं, कनाडा कह रहा है। परिवहन मंत्री रोटिक ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों से मिलकर जांच करा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी ने दी थी 19 को एयर इंडिया की उड़ानों में विस्फोट की धमकी। ये आप देख रहे हैं, इसीलिए कनाडा से भारत की बन भी नहीं रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि वहाँ हमारे देश से जो भी आप देखते हैं खालिस्तान समर्थक गए हुए हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और कनाडा उन्हें छूट देता रहता है। मोइत्रा पर समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को सौंपी गई है। लोकसभा में आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने सांसद महुआ मोइत्रा के विरुद्ध पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप पर समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय को सौंप दी। इधर महुआ ने कहा कि वह 2024 में बड़े जनादेश के साथ वापसी आएंगे। तेलंगाना में अल्पसंख्यकों पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च का वादा। कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव चल दिया। राज्य में गिरते जनाधार को बचाने के लिए पार्टी ने अल्पसंख्यकों का घोषणा पत्र जारी कर सालाना 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है। अब आप सोचिए
कहाँ की बात हो रही है? ये हमारा प्यारा भारत है, ये है तेलंगाना, आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये किससे अलग करके, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। इसकी राजधानी हैदराबाद आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये है, इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में आप लोगों को 119 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ विधानसभा के चुनाव है, तो आप सभी जानते हैं कि बातें हो रही हैं। और विधानसभा के चुनाव की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग चुनाव आयोग भी कहते हैं, यही करवाता है। ये भी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और नई दिल्ली में सचिवालय इसका देखने को मिल जाएगा। कांग्रेस में कुछ नेता राम मंदिर ही नहीं, राम से भी करते हैं नफरत। ये आप देखते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। इजराइल के बाद अब ताइवान देगा 1 लाख भारतीयों को नौकरी। 2001 में ताइवान और भारत के बीच सिर्फ 1.19 अरब डॉलर का कारोबार होता था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 8.4 अरब डॉलर का हो चुका है। दोनों देशों के बीच जल्द हो सकता है इस संबंध में करार। और उम्मीदराज होते कई देशों की नज़र भारत के युवा व कुशल श्रमिकों पर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में युवा जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। और श्रमिकों की मोबिलिटी पर भारत का 13 देशों के साथ समझौता हुआ। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हाल ही में इजरायल ने भी 1 लाख भारतीयों को मुख्य रूप से वहां के निर्माण, कंस्ट्रक्शन व नर्सिंग क्षेत्र में नौकरी देने की पेशकश की है। इजरायल के निर्माण क्षेत्र की कंपनियों ने सभी फलस्तीनियों को नौकरी से निकाल दिया है, उनका अनुबंध रद्द कर दिया है। इसके बाद उन्हें तत्काल रूप से श्रमिकों की जरूरत है। इजरायल के निर्माण व नर्सिंग क्षेत्र में पहले से ही कई हजार भारतीय काम कर रहे हैं। श्रमिकों की मोबिलिटी को लेकर भारत 13 देशों के साथ समझौता हो चुका है। इनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं, जबकि कई यूरोपीय देशों के साथ मोबिलिटी समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। जापान के साथ यूरोप के कई देशों की अधिकतर आबादी बूढ़ी हो चुकी है और वे श्रमिक सप्लाई के बाद भारत को उपयुक्त स्थान मान रहे हैं। ताइवान देखना चाहे तो आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप लोगों को ताइवान देखने को मिल जाएगा। ताइपेस की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है, समझ रहे हैं आप लोग, ये आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण चीन सागर है, ये चाइना लगा हुआ है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। एएलजी ने 166 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ का किया उद्घाटन। ये आप देखिए, उपराज्यपाल बीके सक्सेना साहब ने, ये भी देखेंगे। डीयू में 19 नवंबर तक की छुट्टियां, अकादमिक कैलेंडर भी बदला गया है इसमें। आयुर्वेद का समर्थन लोकल फॉर वोकल का जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा है, ये आयुर्वेद को समर्थन करना वोकल फॉर लोकल का जीवंत उदाहरण है। और प्रधानमंत्री साहब लोकल पर ज्यादा ध्यान देते रहते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांव खाली होंगे तो बढ़ेगी सुरक्षा चुनौतियां। ये वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांव को मजबूत बनाना है एक तरह से। डिजिटल विज्ञापन नीति को मंजूरी, नीतियों के प्रचार प्रसार में मिलेगी अब मदद, इससे आप देखेंगे। और सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल विज्ञापन नीति को मंजूरी दी है। यह वेबसाइट, ओटीपी और पॉडकास्ट जैसे अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू होती है। भारत में हिंदुत्व की सुरक्षा मांगने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। भारत में हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया। संसदीय समिति ने धनखड़ को सौंपे 3 नए बिल पर रिपोर्ट। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे ये नए कानून। विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी भी हो रही है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए, जब कोई राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव आता है तो उसे क्या कहते हैं आप लोग? विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पास होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो बन जाता है कानून। ठीक है। सेना प्रमुख बोले, तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बैठा है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में खुला खास मिट्टी कैफे।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में खास मिट्टी कैफे के आउटलेट का उद्घाटन किया है। एक कैफे दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों ने प्रस्तुति दी है। एक तरह से सरोगेसी से बनी मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार है। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया कि सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। सरोगेसी से बनी मां के लिए अवकाश को लेकर कानून बनाने की बात हो रही। क्या होता है सरोगेसी, होता क्या है, काफी बार चर्चा में बना रहता है। तो आप देखिए, अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला के कोख में बच्चे को पालना सरोगेसी कहलाता है। जो दंपत्ति किसी वजह से बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते, वो इसका सहारा लेते हैं। भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं ने किया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बोंगो सागर 23 बाद दोनों देशों का नौसेनाओं द्वारा समन्वित गश्ती का 5वां संस्करण 7 से 9 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। तो इससे आप देखते हैं कि आपसी मेल मिलाव जुड़ता है। और भारतीय नौसेना के जहाज INS कुठार और INS किल्टन और समुद्री गश्त विमान डोनियर ने बांग्लादेश नौसेना के साथ जहाज अबू उपेदा और MPA के साथ अभ्यास में शामिल किया। दोनों नौसेनाओं ने कम्युनिकेशन ड्रिल, सामरिक युद्धाभ्यास, अन्य अभ्यास की जो स्टीम फास्ट के साथ समाप्त हुए। दोनों नौसेनाओं के बीच पहला मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास भी हुआ है। और एक बात आप लोगों को याद रखना है इसमें, इस अभ्यास को बोंगो सागर इसका नाम है 23, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ठीक है, ये बांग्लादेश देखना चाहें तो ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। क्योंकि कई बार इस तरह के से क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि ये युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, समझ रहे हैं, इसमें कौन कौन शामिल था। अब आप देखेंगे ये राजनीति की खबरें हैं, और अब हम लोगों ने एक सीरीज अलग से चला रखी है इसकी, शाम के 5 से 6 के बीच में जो राजनीति की खबरें रहती हैं आप लोगों की, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है तो आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ राजनीति की बातें करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं कि राजनेता एक दूसरे पर बयान करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे वो देंगे, वही चल रहा है। तो आपके एग्जाम के लिए तो रिजल्ट महत्वपूर्ण रहता है, उस जिस राज्य में चुनाव हुआ है वो महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करिएगा। अब आप देखें कई सीटों पर आप लोग देख रहे हैं जहां कहते हैं कि पति पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, भाई भाई चुनाव लड़ रहे हैं एक ही सीट पर आमने सामने। आप सोचिए कि राजनीति कितनी अच्छी होती है। वरिष्ठ पत्रकार चित्रकार के एक फ्रांसिस की डेथ हो गई है। 1970 के दशक में मलयाला मनोरमा से उन्होंने पत्रकारिता कैरियर की शुरुआत की थी। इस सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में दोनों पक्षों की सुने बगैर कोई आदेश नहीं देंगे। मजिस्ट्रेट कमेटी ने मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमे हाई कोर्ट में लेने को दी चुनौती। ये आप देख रहे हैं कि मथुरा में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। ये नागालैंड के पूर्व राज्यपाल रहे पद्मनाथ आचार्य की डेथ हो चुकी है ये, और स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ भी जुड़े रहे। ये मेरी माटी मेरा देश की सेल्फी का बना ग्रीज रिकॉर्ड। और आप देखते हैं केंद्र सरकार के मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अधिकतम ऑनलाइन सेल्फी अपलोड करने की का ग्रीज
रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है। इससे पहले यह चीन के नाम था। चीन ने 2016 में 1 लाख सेल्फी अपलोड कर यह रिकॉर्ड हासिल किया था। महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की ओर से 10,42,538 सेल्फी अपलोड कर यह रिकॉर्ड बनाया गया है। अच्छी बात है। कोयला तस्करी की सीबीआई जांच रोकने को कोर्ट पहुंची ममता सरकार। राज्य सरकार ने कहा कि जांच की अनुमति वापस लेने के बाद सीबीआई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी चल रहे हैं उठाफाटक। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में आपको सचिवालय इसका देखने को मिलेगा, मुख्यालय। सुरम्य वातावरण में वन्य जीवों के बीच चांद तारों के अनूठे संसार का करें दर्शन। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व स्टो फोटोग्राफी का भी सुंदर स्थान है। रांची में भी कई पर्यटन स्थल हैं और हनुमान जी मूर्ति व श्री वंशीधर मंदिर देखने को मिलेगा। और आप लोगों को बता दूं कि देखिए क्या है ना कि जनजातीय समुदाय से जाने वाले राजा मेदिनी राय को झारखंड का गौरव कहा जाता है यहाँ। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो जाया करिएगा इस तरह के क्षेत्रों पर। यह है आपका संपादकीय पाठ, तो ये आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं, एक सामान्य जानकारी मिलती है। लोक मंगल का दीप उत्सव, तो रिपू रन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सकल आस्था के प्रतिमान रघुनंदन प्रभु श्री राम की प्राण प्रिय नगरी अवधपुरी अपने आराध्य के लिए स्वाग उत्सव सुख है। और साकेतपुरी का हर घर द्वार, हर विधि, हर मार्ग अपने नाथ की चरण रथ माथे पर लगाने को आतुर है। पुण्य सलीला सरयू की लहरें प्रभु के पाद प्रक्षालन को अधीर है। दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या धाम आस्था, आहद और आत्म गौरव की दीपमालाओं से प्रदीप्त होता है। और प्रभु श्री राम के वनवास के उपरांत अयोध्या पुनर्आगमन की बेला पर साकेतपुर वासियों ने दीप जलाकर प्रभु का अभिनंदन किया है। और दीप उत्सव उसी की परंपरा है। भारत को इस अति विशिष्ट सनातन परंपरा का साक्षात्कार करने के लिए सभी की दृष्टि इस समय अयोध्या की ओर है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि शताब्दियों की प्रतीक्षा के उपरांत आगामी पोष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 यानी कि 22 जनवरी 2024 को श्री अयोध्यापुरी में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला सरकार की नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मंदिर निर्माण में अवरोध विगत 5 शताब्दियों से सनातन हिंदू समाज की आस्थावान सहिष्णुता की कठोर परीक्षा के समान था। भारत की राष्ट्रीयता की प्रतीक सनातन परंपरा इस परीक्षा में विजयी होकर प्रतिष्ठित हुई है। अब इस परीक्षा के शुभ परिणाम का विजय उत्सव मनाने का अवसर समीप है और श्री रामलला विराजमान की भव्य प्राण प्रतिष्ठा भारत के सांस्कृतिक अंतरात्मा की समरस अभिव्यक्ति का कीर्तिमान सिद्ध होगी। और याद रहे, राम राज्य की स्थापना श्री राम के अयोध्या आगमन के उपरांत ही होती है, इसलिए इस वर्ष का दीपोत्सव अलौकिक आभा के साथ प्रत्येक राम भक्त के लिए विशिष्ट महत्व रखता है। राम मंदिर के रूप में मंदिर निर्माण के संकल्प की पूर्णता व राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत में राम राज्य की स्थापना की घोषणा करती है की बात हो रही। ये आप देखेंगे अयोध्या दीपोत्सव उस राम राज्य की संकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में ही प्रयास है, जो भेदभाव रहित समरस समाज का गोता की योगी आदित्यनाथ साहब के द्वारा लिखा गया, चीफ मिनिस्टर है ना उत्तर प्रदेश के। तो देख लिया करिएगा इस तरह के। आप देखते हैं कि अगर अध्यात्म पर कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है तो सीखा करिएगा उससे, ठीक है। रोकना होगा तकनीक का दुरुपयोग। अभी आपने देखा है कि डीप फेक, यानी कि डीप फेक कहने का मतलब होता है कि आप देखिए सिर किसी और का, शरीर किसी और का लगा देते हैं एडिट करके और बाकी वायरल कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किसी और के चेहरे पर उनका चेहरा लगा दिया गया था। वायरल वीडियो इंटरनेट मीडिया से जुड़ी एक हस्ती जारा पटेल का था, जिसे एडिट करके उनके चेहरे को रश्मिका मंदाना के चेहरे से बदल दिया गया था। ऐसा डीपफेक तकनीक के जरिए किया गया और ऐसी तकनीकी छेड़छाड़ की शिकार अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी हुई। अन्य देशों में भी ऐसे मामले आ चुके हैं। ये मामले यही बताते हैं कि तकनीक का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। रश्मिका मंदाना का वीडियो सामने आने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और केंद्रीय मंत्री राजीव
चंद्रशेखर ने कहा है कि डीप फेक वीडियो गलत सूचना का सबसे खतरनाक रूप है और प्रभावित लोगों को तुरंत एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया है। वहीं एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत शिकायत मिलने के 36 घंटे के भीतर छेड़छाड़ कर बनाई गई तस्वीरों वीडियो हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीप फेक तकनीक के तहत किसी फोटो या वीडियो के में दूसरे का चेहरा लगा दिया जाता है और इसमें मशीन लर्निंग या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का सहारा लिया जाता है। इसमें वीडियो और ऑडियो को सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसे तैयार किया जाता है कि फेक भी रियल दिखने लगे और वॉइस क्लोनिंग की वजह से अब आवाज भी हूबहू कॉपी की जा सकती है। इसके चलते लोगों को गलत संदेश जाता है और भ्रम फैलता है। डीप फेक शब्द पहली बार 2017 में इस्तेमाल हुआ और तब अमेरिका में सोशल न्यूज एग्रीगेटर रेडिट पर कई सेलिब्रिटीज के वीडियो पोस्ट किए गए थे। इनमें अभिनेत्री एमा वाटसन, गैल गैडोट, स्कारलेट आदि के कई वीडियो थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से तकनीक जिस तेजी से बदल रही है और दुनिया को जिस तरह प्रभावित कर रही है वह समस्याएं पैदा करने वाला है। ऐसी कई चीजें हैं जिनके आप देखिए बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे और वे भी तकनीक के माध्यम से सामने आ रही है। और डीप फेक में वीडियो कुछ इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि आवाज और हाव भाव बिल्कुल वास्तविक लगते हैं। पहली नजर में पहचानना मुश्किल हो जाता है वीडियो असली है या नकली। ऐसे एआई टूल और सॉफ्टवेयर आ गए जिनकी मदद से वीडियो से फेस को मार्क कर दिया जाता है। इसे रोकना आसान नहीं है। हालांकि तकनीक की कंपनियों द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है। फेसबुक ने फेक कंटेंट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। यूट्यूब भी डीप फेक की शिकायत मिलने पर उसे हटा देता है लेकिन पूरी तरह रोकना मुश्किल है। फेसबुक आप देखिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी कंपनियों को कानून की भाषा में इंटरमीडिएटरी कहते हैं। भारत में आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत इन्हें कानूनी छूट प्राप्त है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को डीप फेक्स का दुरुपयोग होने पर अपनी एडवाइजरी में इन्फो टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66D का जिक्र करते हुए तत्काल कार्रवाई करने की बात भी कही है। डीप फेक तकनीक का पिछले कुछ वर्षों में काफी गलत इस्तेमाल हुआ है। साइबर अपराधी इसका धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका सबसे अधिक दुरुपयोग अश्लील वीडियो या तस्वीर बनाने में हो रहा है। जानी मानी हस्तियों के साथ भी इस तकनीक के जरिए खिलवाड़ हो रहा है। प्रारंभ में इसका उपयोग मनोरंजन के लिए हो रहा था लेकिन अब उसका दुरुपयोग दुष्प्रभाव, दुष्प्रचार करने और भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है और इसके अलावा फोन वीडियो बनाने में भी किया जा रहा है। इसका लोग अपनी तरह से सावधानी बरत कर ही इस तकनीक के दुरुपयोग से बच सकते हैं। डीप फेक बनाने वाले लोग सबसे पहले लक्ष्य शख्स के बारे में पर्याप्त सूचनाओं का संग्रह करते हैं, इसलिए सार्वजनिक तौर पर अपनी तस्वीर और वीडियो साझा करने से बचें क्योंकि डीप फेक के लिए अधिक तस्वीर और वीडियो जमा की जाती है ताकि शख्स का हाव भाव उकेरा जा सके। और डीप फेक वीडियो बनाने और साझा करने पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। यदि किसी की छवि खराब होती है तो मानहानि का दावा भी किया जा सकता है। इस मामले में इंटरनेट मीडिया कंपनियों के खिलाफ भी आईटी नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। आईटी मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूजर्स की शिकायत मिलने के बाद डीप फेक कंटेंट को तुरंत हटाना होगा। हाल में यूरोपीय यूनियन ने डीप फेक तकनीक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एआई एक्ट के तहत कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिस इन्फॉर्मेशन लागू किया है। इसके तहत गूगल, मेटा, एक्स सहित कई कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक और फेक अकाउंट रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे और इन्हें लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। कानून तोड़ने पर कंपनी को वार्षिक राजस्व का 6% जुर्माना देना पड़ेगा और तकनीक के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी चिंता जता चुके हैं। भारत को डीप फेक और इस जैसी अन्य तकनीकों के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक प्रभावी कानूनी और नियामकीय ढांचे की जरूरत है क्योंकि फोटो और वीडियो से छेड़छाड़ कर गलत और भ्रामक सूचनाएं फैलती रहती हैं। इसके चलते कई बार कानून एवं व्यवस्था के समक्ष भी संकट खड़ा हो जाता है। लेखक मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर और टेक्निकल टुडे पत्रिका के संपादक है शशांक द्विवेदी। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। प्रसन्नता। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है लेकिन यह भी सच है कि हर कोई प्रसन्न नहीं रहता। प्रसन्नता वह संपदा जिसे पाना तो सभी चाहते हैं किंतु यह सभी को अपेक्षित स्तर पर प्राप्त नहीं हो पाती है। अच्छा कॉलम रहता है, देख लिया करिएगा और हर हाल में खुशी रहा करिएगा, खुश होने का मौका देखा करिएगा। ये फटकार सुनने की आदत जो आप देखें, एनसीआर में वायु प्रदूषण जहरीली हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा इन राज्यों पर पराली जलाने के आरोप भी लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों पर आप देखते हैं कि सब कुछ बोल रही है, तो वही सब चल रहा है। ठीक है, कई बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। सांस्कृतिक मसाल।
अयोध्या में पहली बार हुई कैबिनेट बैठक के निर्णयों में एक बार फिर यह संदेश दिया गया कि सांस्कृतिक धरोहर पहचान से जुड़े स्थलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसके लिए हर संभव उपाय भी कर रही है। सवालों के घेरे में नशा मुक्ति केंद्र। मध्य प्रदेश के रीवा में संचालित एक नशा मुक्ति केंद्र से दिल दहलाने देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसने ऐसे केंद्रों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। वहां भर्ती नशे के आदि एक युवक के साथ केंद्र के कर्मचारियों ने अमानवीय व्यवहार किया। लिहाजा देश भर में फैले नशा मुक्ति केंद्रों की वास्तविकता को समझना आवश्यक हो गया है। वस्तुतः नशा मुक्ति केंद्र केंद्रीय व राज्य सरकारों के समाज कल्याण विभाग द्वारा तय नियमों से संचालित किए जाते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि अधिकांश नशा मुक्ति केंद्रों में सरकारी नियमों को खूंटियां पटांग दिया जाता है। सेंटर वाले ना तो समाज कल्याण विभाग की कोई गाइडलाइन फॉलो करते हैं और ना ही सरकार की ओर से निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था करते हैं। शिकायतों पर थोड़ी बहुत खलबली मचती है, वरना कुछ नहीं। नशा मुक्ति केंद्र ज्यादातर एनजीओ की आड़ लेकर संचालित होते हैं। देश में आज नशा जिस तेजी से फैल रहा है, उसका फायदा नशा मुक्ति केंद्र वाले ही उठा रहे हैं। इन सेंटरों में शराब छुड़ाने वाले मुक्कल विशेषज्ञ नहीं होते हैं। वहां तकरीबन 9 सिखियों की भरमार होती है, जबकि बाहर लगे बोर्ड पर न्यूरो, मानसिक, ड्रग्स आदि के स्पेशलिस्ट चिकित्सकों विशेषज्ञों के होने का दावा किया जाता है। दशक भर पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इनपुट के आधार पर करीब 372 संवेदनशील जिलों में विशेषकर पंजाब में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया था, लेकिन परिणाम वैसे नहीं है जिसकी उम्मीद थी। जबकि परंपरागत केंद्रों पर आज भी चिकित्सक परामर्श देकर रोजाना योगा करवाते हैं, खेलकूद, भजन कीर्तन, सत्संग आदि में व्यस्त रखते हैं। समय समय पर चिकित्सा जांच होती है। नशेड़ियों को आजमाया भी जाता है कि उन्हें के पीने की लग है या नहीं। और परंतु आज देश भर में ऐसे अनेक सेंटर संचालित हैं जहां आमतौर पर संचालक ही स्वयं डॉक्टर बने होते हैं, परिजनों के सामने मरीजों का इलाज करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि ताकि पीड़ित के परिजन संतुष्ट हो सके। उनका मरीज किसी दक्ष चिकित्सक के हवाले है। और अधिकांश आप देखते हैं नशा मुक्ति केंद्र वाले आरंभ में पीड़ित के परिजनों से लिखित में ले लेते हैं, कुछ भी होने पर वे जिम्मेदार नहीं होंगे। नशा मुक्ति केंद्रों में बढ़ती घटनाओं के बाद लोग इनसे डरने लगे हैं। नशा मुक्त केंद्रों के भीतर घटती घटनाओं को ध्यान में रखकर केंद्र राज्य सरकारों को सख्त नियम बनाने चाहिए। साथ ही समय समय पर इसकी निगरानी की व्यवस्था भी विकसित होनी चाहिए। इसके अलावा सभी प्रकार के नशा मुक्त केंद्रों के संचालित के लिए उसका पंजीकरण आवश्यक किया जाना चाहिए। ये आप देखिए, यहाँ भी कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। शीघ्र निर्धारित हो आतंकवाद की परिभाषा। आज विश्व के लगभग सभी देश आतंकवाद से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जूझ रहे हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए जिस स्तर की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, उसकी कमी दिखाई देती है। इसलिए भारत ने सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा के लिए CCIT नामक वैश्विक कानून को मूर्त रूप दिए जाने पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे पारित किए जाने की दशा में आतंकवाद के मामले पर देश कोई राजनीति नहीं कर पाएगा, जिसका एक बड़ा लाभ भारत को भी ही मिलेगा। एक तरह से वर्तमान में आतंकवाद का वर्गीकरण ये सब देख सकते हैं। या धार्मिक आतंकवाद, विचारधारा उन्मुख आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवाद। ये उल्लू सरडम गच्छा में खरी खरी तंज कसा जाता है। चलिए, नीतीश के कार्यों के प्रति कायम सहानुभूति। ये आप देखते हैं कि नीतीश कुमार आजकल कुछ भी बोल दे रहे हैं ना, तो उनकी आलोचना काफी हो रही है। पारदर्शिता से बढ़ेगा भरोसा। चुनावी चंदे का मामला एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में पारदर्शी बनाया जाना समय की मांग है, ताकि राजनीतिक दलों की आय से संबंधित मामले के प्रति जनता के प्रति विश्वास तो बढ़े। जनता को मालूम चले किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है। धनतेरस पर 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर गुड्स और अप्लायंसेज निर्माता कंपनियों ने बिक्री में 2.5 अंक की वृद्धि रहने की उम्मीद जताई है ना। अक्टूबर में यात्री वाहनों के रिकॉर्ड थोक बिक्री। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह में 20% की बढ़ोतरी की बात हो रही है। 7 माह के उच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा। 4.7 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है इसमें, और 590.78 अरब डॉलर हो गया। जियो सैटकॉम वन वेब को इंटरनेट सेवा का लाइसेंस। दूसरी तिमाही में कॉल इंडिया को 6,799 करोड़ का लाभ हुआ है। अच्छी बात है। LIC का लाभ 50% घटकर 7,925 करोड़ हो गया। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। एक बात आप लोग देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां क्यों घाटा में जाती हैं।
LIC बीमा कंपनी ना, उसी की। तेल उत्पादन में और कटौती नहीं करें ओपेक देश, ये हरदीप पुरी करें। ओपेक देश की बात करें, ओपेक कंट्री की, इसके बारे में जरूर आपको मालूम होना चाहिए। वैसे आप देखिए, एजुकेशन सर्कल जो आपका नया चैनल है ना, उस पर इन संस्थाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। और हर साल संस्थाओं से आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसका मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। और आप देखिए, इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी बगदाद में। पहले 5 सदस्य इसमें थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। और 13 सदस्यों देशों का वैश्विक तेल उत्पादन में अनुमानित 30% योगदान है इसका। और वैश्विक तेल बाजार को सामूहिक रूप से प्रभावित करने और लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रमुख तेल उत्पादक देशों के सहयोग को सक्षम करने वाला एक संगठन है ओपेक। इसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन भी आप लोग कहते हैं। हवाई यात्रियों की जरूरत पूरी करना चुनौती है, विल्सन कह रहे हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया के CEO है। पहली छमाही में औद्योगिक उत्पादन घटा, 6% रही औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। अप्रैल सितंबर के दौरान 7.1% रही थी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, अप्रैल सितंबर 2022 के दौरान। अक्टूबर में गोल्ड ATM में 841 करोड़ का निवेश हुआ है। ED ने फर्जी कॉल सेंटर धोखाधड़ी में 67.23 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। कोलकाता में मैट टेक्नोलॉजीज के मालिक ने धोखाधड़ी को दिया अंजाम। मास्टरमाइंड कुणाल गुप्ता के साथ उसके स्वजनों की संपत्तियां भी जब्त हुई। आजकल बाप ही धोखेधड़े भी हो रहे हैं। ये पूरे देश में मान होगा मध्यमा का स्तर का सर्टिफिकेट। ये संस्कृत विश्वविद्यालय को मिली COVSC से मान्यता है, आप देखेंगे। वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मध्यमा स्तर की सर्टिफिकेट अब पूरे देश में मान्य होगा। विश्वविद्यालय को काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन की से सदस्यता मिल गई है ना। ऐसे में आप मध्यमा स्तर के विद्यार्थी देश के किसी भी राज्य में दाखिला ले सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, आप देख रहे हैं कि। और विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंता जता रहा है, UN चिंता जता रहा है, हर कोई चिंता जता रहा है। यहाँ WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। UN की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। विश्व बैंक ने श्रीलंका के लिए $15 करोड़ की मदद को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ। विश्व बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आप लोग। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण अनुदान प्रदान करते हैं। 1944 में 7 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऋषि सुनक पर गृह मंत्री सुएला को हटाने का बढ़ रहा है दबाव। पुतिन ने दक्षिण सैन्य मुख्यालय का दौरा किया। यूक्रेन और आप देखते हैं कि रूस के बीच भी चल रहा है। गरीबी रेखा के नीचे रह रही अफगानिस्तान की आधी आबादी, तालिबानों का कब्जा हो चुका है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेनी होगी मंजूरी। चीन कह रहा है तिब्बत को दक्षिण एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में पेश कर रहा है। उत्तराधिकारी चुनने में दलाई लामा की होगी अहम भूमिका। ये आप लोगों को तिब्बत बताऊं, पहले आजाद था, बाद में चाइना ने इसे पे कब्जा कर लिया था, तो उसी की बात हो। अमेरिका ने बनाया 6ठे संस्करण का बम वर्षक रेडर। अमेरिकी वायुसेना ने 6ठे संस्करण की लंबी दूरी की स्टील्थ बम वर्षक B-12 रेडर ने कैलिफोर्निया में के पाम डेल में पहली बार उड़ान भरी। इसके चारों ओर ऐसे पदार्थ और धातु का इस्तेमाल किया गया है जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। या पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है। और इसकी विशेषता है कि यह एक डिजिटल बम वर्षक है। इसमें लगाए गए सॉफ्टवेयर, तकनीक और इंजीनियरिंग को एक जगह बैठकर कंप्यूटर की मदद से आप देखिए नियंत्रित किया जा सकता है। और इसका निर्माण नॉर्थ रोप गुम्मन कंपनी ने किया है। अब तक किसी देश के पास ऐसा बम
नंबर नहीं है, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। अमेरिका का अनुमान 8 अरब के पार पहुंची विश्व की जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि धीमी होने की दीर्घकालिक प्रवृत्ति जारी है। लंबी आयु के कारण कम जन्मों की भरपाई हो रही। 32 वर्ष है वैश्विक औसत आयु। 2060 में 39 होने की संभावना है। पाकिस्तान ने सिख पर्यटकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। सैनिकों की बिता बताती पेंटिंग। लंदन के एम्पीरियल वॉर म्यूजियम में नई, ये आप देखेंगे, बिला बिलावा नाकी कला फिल्म और फोटोग्राफी गैलरी से में अमेरिकी और स्टिक, ये आप देखिए जॉन सिंगर सार्जेंट की 1919 की ऑयल पेंटिंग गेस्ट को देखने दे दर्शक। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा। आईसीसी वनडे विश्व कप चल रहा है ना। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हफ्ते भर चले सरकारी हस्तक्षेप घटना के बाद शुक्रवार को अपनी पूर्ण सदस्य श्रीलंका क्रिकेट को निलंबित कर दिया है। एटीपी फाइनल्स में सिनर से भिड़ेंगे गत चैंपियन जोकोविक। जलाएं जीत के दिए। आप लोगों की दिवाली तो उसी दिन होगी जिस दिन आप लोग सक्सेस हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी आपको पॉइंट मिल जाते हैं। नासा ने अंतरिक्ष यान जेमिनी 12 को किया लॉन्च। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1966 में आज ही अंतरिक्ष यान जेमिनी 12 लॉन्च किया था। जेमिनी 12 जेमिनी सीरीज का 10वीं और चालक दल वाली अंतिम उड़ान थी। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष यान के बाहर काम करने के तरीके खोजना था। 4 वर्ष की लड़ाई के बाद समाप्त हुआ प्रथम विश्व युद्ध 1918 में आज ही के मित्र देशों और जर्मनी ने युद्ध विराम के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसके 6 घंटे बाद आप देखिए प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 4 वर्ष तक चले प्रथम विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई और करीब 4 करोड़ घायल हुए थे इसमें। और परमाणु परीक्षण में अनिल काकोदकर ने निभाई अहम भूमिका। प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक अनिल का जन्म 1943 में आज ही उस समय के मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। 1969 में नॉटिंगहम विश्वविद्यालय से प्रायोगिक तनाव विश्लेषण में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 1964 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए। सन 2000 से 2009 के दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रहे। काकोदकर को तीनों पद्म पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। गर्भस्थ शिशु पर एचआईवी की दवा का बुरा असर। प्राइमरी ट्रायल में 60 चूहों के बच्चों में सामने आई कमजोर याददाश्त, चिंता व अवसाद की समस्या। और बीएचयू के एआरटी सेंटर में दी जाती मुफ्त दवा संक्रमित गर्भवती महिलाओं का अध्ययन शुरू हुआ। गर्भवती महिला के बच्चे को एचआईवी संक्रमण से बचाने को दी जाती है एनआरटीआई व एनएनआरटीआई दवा। अब विकल्प की तलाश की बात हो रही है। 9 महीने तक गर्भवती को दी जाती है ये दवा। अल्जाइमर के मरीजों को देंगे कोको पाउडर व बीसीजी वैक्सीन के मिश्रण। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका की मंजूरी मिली है। फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार की वैक्सीन। गत 15 वर्षों में 50 लाख लोगों में हो चुकी इस रोग की पुष्टि। और इसका नाम देखिए, वैक्सीन को एक्स चिक नाम दिया गया है, एक्स चिक। नैनीताल के कोसी नदी क्षेत्र में पहुंचा दुर्लभ आई बिसविल। सुरक्षा में लगा वन विभाग। आप देखेंगे 5 साल पहले सर्वाधिक 5 की संख्या में देखे गए थे आई बिल। इस सबिल साफ पानी में तलाशते हैं अपना भोजन। ये आई बिसविल दुर्लभ पक्षी माना जाता है इसे। सीपीपीडी से ग्रसित मरीजों में दुगनी होती है फ्रैक्चर की आशंका।
ये क्या होता है? कैल्शियम पायरोफास्फेट जमाव, CPPD की बात हो रही है। खास मछली बेचकर करोड़पति बना मछुआरा। पाकिस्तान के कराची शहर में एक मछुआरा गोल्डन फिश की नीलामी के बाद करोड़पति बन गया है। बलूच ने अरब सागर से इन्हें पकड़ा था। इन्हें सोवा के नाम से भी जाना जाता है। तैरता बिजली घर। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए $100 मिलियन की लागत से फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया गया है और सिराटा फ्लोटिंग सोलर फार्म में 50,000 घरों को पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लक्ष्य है। तैरता यह सोलर बिजली घर अपने आप में अनूठी परियोजना है जो 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फल में फैले जलाशय में बनाई गई है। यह विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सोलर फार्म है। देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। 100% आप लोग ईमानदारी से मेहनत करिए और सही दिशा में आगे बढ़िएगा आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।